नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और शेयरों पर सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। नंबर नोट कर लीजिए कि आपको कौन से नंबर पर सवाल पूछना है। 02223001634 हमारा नंबर है और इसके अलावा एक और नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आप फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001635 पर। सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई, जिसके चलते ये गिरावट आई। सेंसेक्स 450 अंकों से ज्यादा फिसलकर 60,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 132 अंक टूटकर 17,859 के लेवल पर हुआ बंद। बैंक निफ्टी में 420 अंकों की गिरावट आज आई। पिछले 3 दिनों से बाजार में गिरावट का दौर क्यों जारी है, समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के आखिरी दिन भी भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दबाव और लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार अच्छे खासे नुकसान के साथ बंद हुए। इस हफ्ते की शुरुआत तो मजबूती के साथ की थी। सोमवार और मंगलवार को जिस तरह की तेजी बनी, ऐसा लगा कि बाजार कुछ और अच्छी नई ऊंचाइयों की तरफ जाने को तैयार हैं। 18,300 के पार भी निकले, लेकिन 18,250 के आसपास से जो रिवर्सल हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी तो एफआईज की बिकवाली का प्रेशर है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में हल्की सुस्ती कमजोरी का भी मामला है। इन दोनों ट्रिगर्स के चलते भारतीय बाजार लगातार दबाव में दिख रहे हैं और उसके बाद थोड़ी बिकवाली रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी इस बात को लेकर हो रही कि बाजार जब ऊपर नहीं जा रहे तो तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। तो इन तीनों को मिलाकर बाजार लगातार फिसलते दिखे। आज फिर बाजार 18,000 के नीचे बंद होते हुए दिखे हैं और उसके बाद गिरते गिरते उन लेवल्स के आसपास पहुंच गए 17,800 के आसपास निफ्टी पर, जहां से हमने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक रिकवरी देखी थी 18,250 तक की। बिल्कुल उसी अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंचे। बस गनीमत यही रही कि आप बंद होते होते 17,800 के नीचे नहीं, 17,850 के आसपास बंद हुए, एकदम मेक और ब्रेक लेवल के आसपास, जो कि सोमवार को डिसाइड होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज फिर से कमजोरी दिखी है और कल 42,800 के नीचे बंद होते ही बैंक निफ्टी ने भी कमजोरी के संकेत दे दिए थे। एक्चुअली कमजोरी की इस बार लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से आती दिख रही है। आज दिन के दौरान एक बार बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे भी फिसला, बंद होते होते 42,100 के थोड़ा सा ऊपर बंद होने की कोशिश हुई, लेकिन नुकसान भारी भरकम बैंक निफ्टी में भी दिखा। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या ये बता रही कि चौतरफा बिकवाली का माहौल है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं लगातार 3 दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त बिकवाली का माहौल रहा। दोनों ही ट्रिगर्स, ग्लोबल भी जहां ग्लोबल मार्केट्स बहुत तेजी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोकल भी जहां एफआईज की बिकवाली का दबाव बरकरार है, और तीसरा कोई खास बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए बढ़ने, सुधरने और आगे तेजी का मिल नहीं रहा, उसकी तलाश है। आइए अब आज के खास एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं संदीप जैन। संदीप जी, बाजार में लगातार तीसरे दिन हमने देखा गिरावट का दौर जारी रहा। ऐसे बाजार में अभी स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह रहेगी आपकी? नहीं, देखिए, कॉशियस तो रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अभी अनिल जी ने भी कहा कि जो दिसंबर का जो वीक था, 21, 22, 23 दिसंबर को जो जबरदस्त एक भूचाल आया था, स्टॉक्स काफी करेक्ट किए थे और वहां से रिकवर होकर 18,250 तक हम पहुंचे, 200-250 तक। फिर वापस से अब करेक्शन का मोड आया। बट इस करेक्शन में एक चीज अच्छी थी कि पिछली बार स्टॉक्स में गजब की पिटाई हुई थी और वहां से फिर एक हफ्ते लगे और काफी घाव जो लगे थे, काफी जो चोट पहुंची थी पोर्टफोलियोज को या M2Ms को, वो काफी रिकवर हुए। रिकवर होके एक लेवल तक पहुंचा और आज वापस से करेक्शन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप हालांकि करेक्ट किए, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स वीक ही थे, बट स्टिल उस लेवल की पिटाई है, उस लेवल की सेलिंग नहीं है जितना उस बार हुआ था, जो 21, 22, 23 दिसंबर को हुआ था। बाकी एफआईआई की सेलिंग है, वीक क्यूज है, ग्लोबल क्यूज भी, और काफी यूएस में भी डेटा वगैरह आने वाले हैं, उसको भी देख रहे हैं। रिटेल भी सेल कर रही है। फिर बजट के पहले का जब महीना रहता है और फिर अब क्वार्टरली रिजल्ट भी शुरू हो रहे हैं, तो इन सब के ऊपर नजरें बनी हुई है। तो थोड़ी सी देखिए रिस्क। और फिर जब वो सोना वगैरह जैसे जब बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगने लगा कि फ्लाइट टू सेफ्टी भी कहीं ना कहीं मार्केट्स में दिख रही है और हमारे जो करेंसी है वो कोई स्ट्रांग हो नहीं रही है, वीक ही हो रही है।
सो ओवरऑल इतना कोई इजी नहीं है। एक चीज अच्छी हो रही है कि क्रूड जब नीचे आता है तो इंडियन इकोनॉमिक्स काफी बढ़िया हो जाती है, इंडियन इकोनॉमी को काफी फायदा मिलता है। बट स्टिल बैंकिंग स्टॉक्स टूटे हैं, उसकी वजह से भी मार्केट में काफी प्रेशर था। बाकी आज रिलायंस थोड़ा बहुत संभाले हुए था, आईटीसी थोड़े संभाले हुए था। देखना है कि 18,000 जो 17,800 17,750 जो पिछली बार वाला लो है उसको अगर तोड़ता मार्केट तो हो सकता है कि फिर 17,500 तक जाने की कोशिश करेगा। और बजट के पहले कहीं ना कहीं मार्केट्स नर्वस भी रह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, उसके पहले बहुत बड़ी अननेसेसरी तेजी मुझे नहीं लगती कि आएगी। और 17,500 से लेकर 18,100 200 एक रेंज बन जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, ये तो बाजार पर आए रही संदीप जी आपकी। अब हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक पर रहे? पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स। मैं थोड़ा ऑटो एंसिलरीज पे थोड़ा बुलिश हूं। और ये स्टॉक देखिए पहले से एक करेक्शन दिया हुआ था और कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। तो 711 पे क्लोजिंग हुई है, 770 790 का टारगेट लगाएं और 680 का स्टॉप लॉस। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर संदीप जी की पसंद है एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स में। और लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए मैं लाया हूं आज कजारिया सेरामिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये बिल्डिंग मटेरियल्स वाले स्टॉक्स या जो भी सेरामिक्स वाले स्टॉक है ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया का अगर मार्केट्स को देखें जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से मुझे ये कंपनियों की साइज कम लगती है। हालांकि कंपटीशन अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का भी काफी रहता है, बट ऑर्गेनाइज सेगमेंट में ये कंपनी सबसे बड़ी और अच्छा मार्केट शेयर भी ग्रैब करती है ये। और जिस तरीके के फंडामेंटल्स और जो नंबर्स है, जब मैंने पिछली बार दिया था तो लाजमी है कि पिछली बार जब कोरोना के बाद से जब डिमांड आई तो सितंबर दिसंबर बहुत बढ़िया गया। बट अब जो पोस्ट कोरोना वापस से पिछले कुछ क्वार्टर से वापस से कंपनी अच्छा करने लगी है। सितंबर का क्वार्टर थोड़ा हल्का जरूर था, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे कमी थी क्योंकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट हमें मालूम है कि बढ़े हुए थे। सो ओवरऑल अब बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। 13,180 के लेवल से 1150 के लेवल्स पे आया हुआ है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 24.5%। और एक चीज और, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सेरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स का इंडिया में, और काफी चीजें आउटसोर्स भी करते हैं। कजारिया के नाम से इनका ब्रांड है और एक केरोविट भी ब्रांड है इनका सैनिटरी वेयर में। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखिए हमारे राजस्थान में भी है और अलग अलग जगह पे करीब 5-6 फैसिलिटीज है। सो ओवरऑल और डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी ने किया, प्लाईवुड बिजनेस में भी एंट्री ली है कंपनी ने। और मुझे लगता है कि 25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 19 का रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर 17.5% की प्रॉफिट की कैगर, ये सबको देखते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस आता है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये स्टॉक इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर पड़े स्टॉक्स पे। बाकी एफआईआईज डीआईआईज का भी पूरा भरोसा है। करीब 23% डीआईआईज होल्ड करते हैं और 19 से 20% एफआईआईज होल्ड करते हैं। तो आप देखिए करीब 40-45% तो एफआईआईज और डीआईआईज के पास है। तो इस तरीके के फंडामेंटल से इस कंपनी को रिटेल पब्लिक के हाथ में ये स्टॉक काफी कम है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और डाउनसाइड रिस्क भी थोड़ी ये देखना जरूरी है कि 1000 रुपए के लगभग भी आ जाए तो घबराना नहीं है। इन क्वालिटी के स्टॉक्स में समय देना पड़ता है, बट वापस से ऊपर आ जाते हैं, मार्केट्स के प्रेशर में नीचे आ सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 1320 1350 के टारगेट के लिए बिल्कुल लेना चाहिए। कजारिया सेरामिक्स लॉन्ग टर्म खरीदारी की राय संदीप जैन की। पहले कॉलर से बात करते हैं, गोवा से उमेश हमारे साथ है। उमेश जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास स्पाइस जेट के 3000 शेयर है 49 एवरेज प्राइस पे, तो पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहिए इससे। तो इनके पास है स्पाइस जेट के 49 शेयर, 3000 इनकी खरीद है, 33,600 के नुकसान पर है जी। 3000 शेयर 49। ओके, 3000 शेयर 49। ऑल राइट। स्पाइस जेट में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी संदीप जी? 49 खरीद है इनकी और 3000 शेयर है, खरीद काफी ऊंची है। देखिए मैं वैसे देखिए एयरलाइन स्टॉक्स को आपने पहले भी देखा होगा, मैं काफी मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, और किया भी हूं तो मुझे थोड़ा सा इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन, इसने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड ओवर का ट्रेंड डिफाई किया और गजब का इन्होंने प्रॉफिट्स भी कमाया और गजब का मैनेजमेंट क्वालिटी था और उन्होंने कुछ अलग से अनोखा दिखाया काम करके।
बट स्पाइस जेट हो या दूसरे एयरलाइन स्टॉक्स हो, मुझे समझ में नहीं आता, और ये बड़े अंडर परफॉर्मर है क्योंकि बहुत बड़े लॉसेज है। बट एक चीज अच्छी हो रही है इस सेक्टर के साथ, ये है कि एटीएफ की प्राइस देखिए अभी भी घटाई है, और जैसे क्रूड ऑयल नीचे आता है तो फ्यूल की प्राइसेस, जब एटीएफ की प्राइसेस नीचे आएगी तो इनको फायदा होगा आने वाले दिनों में। और एयर ट्रैफिक भी बहुत बढ़िया है, कुछ फेयर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, और लोगों का रिवेंज टूरिज्म या रिवेंज कंजम्पशन, उसको लेकर भी फ्लाइट का भी कंजम्पशन बहुत बड़ा है, मतलब फ्लाइट के ट्रैवल भी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में इनको एक मौका मिल सकता है कि ये एग्जिट मिल जाए इनको बाउंस पे, तो बाउंस पे एग्जिट करें। और अगर आपको एयरलाइन स्टॉक में रहना ही है तो फिर इंटरग्लोब एविएशन को एक्सप्लोर कीजिएगा। बट मैं तो यही कहूंगा कि ये स्टॉक एक क्रूड का सरोगेट प्ले, इट्स अ कमोडिटी प्ले, तो बहुत ज्यादा इस सेक्टर में आगे के लिए मैं बाकी निवेशक और जो ट्रेडर्स हैं उनको भी मैं ये बात बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि ये कोई बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग सेक्टर नहीं है इन्वेस्टर्स के हिसाब से। अगर आप ट्रेडर हो, आप टेक्निकली करना चाहते हो, आपको क्रूड समझ में आता है, तो इस सेक्टर में काम कीजिए। अदरवाइज दूसरे बहुत बढ़िया सेक्टर्स है जो हम काफी रेकमेंड करते हैं, उनमें निवेश कीजिए। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, यहां पर खरीदारी का मौका आप तलाश सकते हैं। स्पाइसजेट से फिलहाल एग्जिट की सलाह आपके लिए आ रही है। जोधपुर से रामलाल जी हमारे साथ है। रामलाल जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास पीएनबी के शेयर है 4500 शेयर, और एवरेज है मैम 42 रुपया 69 पैसे, और दूसरा है जेके बैंक, उसके मेरे पास 54 रुपए 69 पैसे की एवरेज है, 500 शेयर है। ओके, दोनों कब तक रखना चाह रहे हैं शेयर? जी मैम, जेके तो शॉर्ट टाइम में है और पीएनबी लॉन्ग टर्म में रखना है। ओके, पीएनबी में मुनाफे में है ये। जेएनके बैंक का जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं, वो रखना चाह रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी संदीप जी इन अलग अलग टाइम होराइजन्स के लिए इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए पीएनबी इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री ली, और पीएनबी देखिए रिटेल के पास बहुत लंबे समय से एक तरीके से अटका हुआ स्टॉक था, बट अब अच्छी लेवल पे, और ऐसा लगता है कि वापस से चलना चाहिए। जो पीएसयू स्टॉक्स में माहौल बना है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स के जो नंबर्स आने वाले हैं, या जो क्रेडिट की क्वालिटी ठीक हुई है, सरकार ने जो भी मेजर्स लिए, सारे कंपनियां अच्छा करने लगी है, तो मेरे हिसाब से पीएनबी से एग्जिट नहीं ले। और इवन जेएनके बैंक भी अच्छे लेवल्स पे, अगर ऊपर के लेवल से देखे तो बहुत अभी भी स्कोप बाकी है, और नीचे के लेवल से देखे तो कई बार लगता है कि बहुत चल चुके हैं। बट यस, समय देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि कम से कम 1.5 साल 2 साल का होराइजन रखिए और समय दीजिए, तो ये कंपनियां वापस से अपने जो पास्ट ग्लोरी है वहां तक पहुंचेगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों स्टॉक्स को ये होल्ड कर सकते हैं। पीएनबी और जेएनके बैंक दोनों को होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। फेसबुक से सवाल आ रहा है, वो लेते हैं एसआर से यतीश शर्मा का। टीसीएस इनके पास है 300 शेयर, 3550 खरीद है। नतीजे आने वाले हैं कंपनी के, पर नतीजों से पहले ही शेयर में गिरावट देखी गई। शेयर निफ्टी का टॉप लूजर भी बना, और सोमवार को ही दिसंबर तिमाही के नतीजे कंपनी पेश करेगी। 1 लाख से ऊपर का नुकसान ये झेल रहे हैं टीसीएस में। क्या राय देंगे ऐसे में अब संदीप जी? घबराना नहीं है। देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो देखिए स्टॉक मार्केट के लिए मतलब मैं बोलूंगा कि प्राउड की बात है कि ये ऐसे स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग होती है और लिस्टेड है। और हमें जब भी कोई जने को लॉन्ग टर्म के लिए कोई निवेश की राय देनी और बाय एंड फॉरगेट की स्टोरीज की बात करनी है, तो ये स्टॉक सबसे पहले आते हैं मुंह पे और जुबां पे। तो मुझे लगता है बिल्कुल टीसीएस में घबराए नहीं, लॉस लगा मानना है, और आज अच्छा खासा एक टूटत आई है, और वो भी इतने टूटे हुए स्टॉक में। तो सर्टेनली देखिए रिजल्ट्स की एंटिसिपेशन में आई है, और क्योंकि कुछ पास्ट में कुछ कंपनियों के जो दूसरे कंपनीज है, जो पीयर्स है, उनके भी स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं, तो मार्केट देखिए बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा है। बट यस, इट विल बी द फर्स्ट कंपनी टू अनाउंस रिजल्ट्स ऑन मंडे। क्वार्टरली रिजल्ट्स का अब सीजन शुरू होने वाला है, और आईटी स्टॉक्स में आज बहुत पिटाई हुई है, यूएस मार्केट्स को लेकर भी, और नैस्डैक भी टूटा हुआ है। ये सारे रीजंस है कि ये स्टॉक टूटा, बट मुझे लगता है कि बहुत हो चुका। और भी टूटे तो कोई घबराना नहीं है। कोई ऐसा लेवल आएगा तो हम चैनल के माध्यम से कोई भी शो के दौरान आप सुनते रहिए, टीसीएस की प्रॉपर बाइंग टाइम और एक्यूमुलेशन टाइम या एवरेजिंग टाइम हम बताएंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अभी होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड करें टीसीएस को, आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। पंजाब से अंकित हमारे साथ हैं कॉलर। अंकित जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल है सोना बीएलडब्ल्यू पे।
मेरे पास 400 शेयर Levels हैं, बताएंगे? 495 की बाइंग है। ओके, 495 की बाइंग आपकी, 400 शेयर की आपकी खरीद के हिसाब से क्लोजिंग 417 की के आसपास, 31,000 के नुकसान पर है ये सोना BLW प्रिसिशन में। क्या सलाह रहेगी आपकी संदीप जी स्टॉक में? देखिए, ये स्टॉक को मैं एक बात तो कहूंगा कि काफी हमारे पैनल में, चैनल पे लोगों ने नीचे के लेवल से रेकमेंड किया हुआ है और काफी ऊपर गया और अब वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, करेक्शन भी हो रहा है। बट मैं समहाउ मुझे ये हमेशा से थोड़ा सा हेजिटेशन था कि ये स्टॉक काफी महंगे वैल्यूएशन पे है और मैं कुछ गलत भी पढ़ा, बट यस, पैसा बना लोगों का और अब इनके लॉस लग रहा है क्योंकि रीजन ये है कि वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं और ईवी का जो ट्रैक्शन था उसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा करेगा और आगे देखिए आने वाले समय में करेगा अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब इनको होल्ड करना पड़ेगा और इनफैक्ट जहां पे भी ईवी की बात आती है तो इन कंपनियों को बहुत फायदा मिलने वाला और इट्स एन एक्सक्लूसिव, अलग ही टाइप का इनका मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट और सब कुछ को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अब इन लेवल्स पे औचित्य नहीं निकलने का, क्योंकि मैं वैसे भी ऑटो इंसुलरीज पे वैसे बुलिश हूं, तो हो सकता है कि कोई बाउंस दे दे, बट एवरेजिंग की भी कोशिश नहीं करें। हो सकता है दूसरे जो हम ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स अभी जैसे मैंने LG बालाकृष्णन बताया और बहुत सारे स्टॉक्स है जो सस्ते वैल्यूएशंस पे है, वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करें, बाकी स्टॉक में बने रहे। सोना BLW प्रिसिशन में राय आ रही है संदीप जैन की ओर से। मुंबई से हर्ष का सवाल लेते हैं। हर्ष जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? And thank you very much for taking my call. संदीप जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सवाल ये था that मेरे पास 355 शेयर्स हैं रूपाइन कंपनी के and I am at a heavy loss. तो प्लीज आपकी एडवाइस चाहिए कि इसे रखा जाए या किसी और में लॉस बुक करके पैसे डाले जाए। थैंक यू। संदीप जी, 490 की खरीद है 355 शेयर पर, 283 पर शेयर है अभी। थैंक यू सो मच हर्ष जी, और आपके एक्सेंट से लग रहा है कि आप मुंबई में तो रहते हैं मगर बाहर से हैं और काफी आप ट्रैक करते हैं, अच्छा लगा। और आपने लिया रूपाइन कंपनी ऊपर के लेवल्स पे, वहां से काफी करेक्ट हो चुका है। रीजन बीइंग पिछले 2 क्वार्टर्स अच्छे नहीं गए और इस सेगमेंट की सारी कंपनियां, भले वो लक्स इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी कंपनी है वहां पे भी पिटाई हुई, फिर डॉलर मैंने काफी रेकमेंड किया, इवन रूपाइन कंपनी भी मैंने रेकमेंड किया हुआ है, मैं इस चीज को एडमिट करूंगा और थोड़ा ऊपर के लेवल्स पे ही किया हुआ है। बट एनीवेज मुझे लगता है कि ये कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है और जिस लेवल पे इंडिया की स्टोरी, भारत की स्टोरी और जो रूरल कंजम्पशन है उन सब के बहुत बड़े बेनिफिशियरी रहेंगी ये कंपनियां। जस्ट दैट कि अभी कुछ कॉटन की प्राइसेस और टेक्सटाइल स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, तो ये सब की वजह से थोड़े करेक्टेड हुए हैं। तो मेरे हिसाब से घबराना नहीं है और एवरेज अगेन नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एवरेजिंग को लेकर थोड़ा भी कॉशियस हूं। डोंट लिवरेज, डोंट एवरेज, अभी थोड़ा समय देना पड़ेगा। बट यस, वैल्यूएशन अब सस्ते हो गए हैं, रिटर्न नंबर्स बहुत बढ़िया है, कंपनी की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया रही है पास्ट में। सो कंटिन्यू होल्डिंग इट। आई थिंक समय देना पड़ेगा, दैट विल बी द बेस्ट हीलर। सोमवार के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत थे, 15 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक फ्यूचर्स 15-20 पॉइंट नीचे। यानी कि अमेरिका में किस तरह का ट्रेड आज होगा और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या संकेत देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो कमजोरी हुई है भारतीय बाजारों में, जिन लेवल्स के आसपास हम बंद हुए, ये बेहद इंटरेस्टिंग है। अब आखिरी सपोर्ट जो सोमवार को बाजार के लिए रहेगा वो 17,700 17,800 की रेंज का है। इसके नीचे जाने पर ट्रेंड बड़ा तेजी से बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ऊपरी सीमा पर 18,000 18,100 ये वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार आपको अटकते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 42,000 से थोड़ा सा ऊपर 42,100 के आसपास हम बंद हुए। अब जो बड़ा और महत्वपूर्ण सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, वो सीधा 41,575 से 41,675 की रेंज में, वहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अगर यहां से एक रिकवरी आती है तो 42,600 से 42,800 की रेंज में जाकर बैंक निफ्टी रुक सकता है, अटक सकता है। तो अब काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेटा के लिहाज से बाजार कितने हल्के हो चुके हैं और आज की जो बिकवाली हुई है उसमें योगदान अगर ज़्यादा ट्रेडर्स का है और एफआईज का कम, और अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा ठीक रहे तो फिर एक रिकवरी की उम्मीद बन सकती है। लेकिन जो ट्रेंड और टेक्सचर बाजार का दिख रहा है, इस रिकवरी में ऊपरी स्तर पर बिकवाली आने के आसार पूरे दिख रहे हैं। तो ट्रेडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक इंपॉर्टेंट लेवल के पार ना निकले, जो कि निफ्टी पर ऊपर की तरफ 18,200 18,300 की रेंज है,
तब तक ऊपरी स्तरों पर प्रेशर आता दिखेगा। निचले स्तरों पर 17,700 17,800 तोड़ने के बाद बिकवाली का प्रेशर बढ़ सकता है। वही हाल बैंक निफ्टी पर, नीचे 41,500 के नीचे बैंक निफ्टी और ज़्यादा खराब होता दिखेगा और ऊपर 43,000 के ऊपर फिर से रिकवरी के संकेत आते दिखेंगे। तो इस रेंज पर आपको अगले हफ्ते के लिए रखनी है नजर। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखी जाए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार में पिछले 3 दिनों से बिकवाली है और मेनली बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गिरावट दिख रहा है, पर उस बिकवाली के बावजूद भी हर लेवल पे डीप में बाइंग तो आ रही है। और अब जो बाजार के लिए अहम लेवल रहेगा वो 17,777 रहेगा। पिछले कुछ दिनों पहले जो मार्केट में बॉटम बना था वो इन्हीं लेवल के आसपास बना था और आज बाजार उन्हीं लेवल से 20 पॉइंट ऊपर से वापस एक बार रिकवर तो हुआ है। तो कहीं ना कहीं 17,777 मेजर लेवल रहेंगे। ये लेवल मेक और ब्रेक का काम करेंगे। यदि इन लेवल को हम नहीं होल्ड कर पाते तो फिर निफ्टी में 300 से 500 पॉइंट के और करेक्शन बनेंगे। वहीं ऊपर में वापस कहीं ना कहीं 18,080 को निकालना जरूरी है, तभी स्टेबिलिटी आएगी। तो 17,777 पे बुल का पूरा दारोमदार है। ये लेवल तोड़ते हैं तो बुल और सरेंडर होके और बेयर्स की बिकवाली बनेगी। तो ऐसे मार्केट सेटअप में हम जो ट्रेड निकाल रहे हैं वो 2 तरह के हैं, एक बाय साइड एक सेल साइड। और बाय साइड में इंश्योरेंस में है तो एचडीएफसी लाइफ का 610 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने लगभग 47 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में 600 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस किया है और कहीं ना कहीं 625 630 तक के लेवल बनने चाहिए। तो एचडीएफसी लाइफ का 610 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 15 रुपए या कोई डीप आए तो ले। 9 रुपए का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 26 से 27 रुपए के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा रहेगा ट्रेंड। ट्रेंड में एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बना है, ब्रेकडाउन बना है। नीचे में स्टॉक 1220 1210 तक जा सकता है। तो 1240 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 30 से 33 रुपए के बीच में ये पुट ले। 26 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 47 से 50 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। जी धन्यवाद करेंगे चंदन तापड़िया आपका सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और सोमवार की खरीद के लिए इंट्राडे पिक क्या है आपकी पसंद, संदीप जी? देखिए, मैंने सेल कॉल दिया है और डॉक्टर रेड्डीज, इनफैक्ट आज काफी सारे सेल कॉल जनरेट हुए हैं। टेक्निकली बहुत स्टॉक्स वीक लग रहे हैं और मार्केट्स भी देखिए कोई टेक्सचर, जो अनिल जी ने बहुत बढ़िया शब्द यूज किया कि ऐसा लगता नहीं कि मार्केट का टेक्सचर स्ट्रांग हो और ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग जैसा ही दिखता, तो हर बार बाउंस पे। सो लेट्स सी अब क्या होता है। बाकी मैंने डॉक्टर रेड्डीज लाया, मैं 4270 पे क्लोज हुआ है। 4210 4170 के टारगेट के लिए और 4310 का स्टॉप लॉस। और जो भी स्टॉक्स और आइडियाज हमने डिस्कस किया, इट इज सेफ टू अज्यूम दैट वी हैव रिकमेंडेड इट टू आवर क्लाइंट्स और मेरी निजी पोजीशन में नहीं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज बेचने की सलाह सोमवार की इंट्राडे जो स्ट्रैटेजी है वो आ रही है संदीप जैन की तरफ से। संदीप जी धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।